Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture, with the first lecture of the topic called gravitation. Gravitation समझाने से पहले ये देखो, ये एक पेन है जिसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, जो आपको नजर आ रहा होगा। ये पेन गिरा तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है सर नीचे गिरेगा। अगर एक पेड़ से कोई सेब गिरा तो ऑब्वियसली पेड़ से सेब टूटेगा तो नीचे गिरेगा, अब हमें सबको पता है। बट ये बात सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी, ऑब्जर्व करके इस पे एक्सपेरिमेंट करे थे मिस्टर न्यूटन ने। हमें ये लगता था, सबसे पहले हम जो सोचते थे, हमारी सोच ये थी, वेन एवर वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। अब अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, दरगाह जाते हो, या मूवी देखने जाते हो, या फ्रेंड से मिलने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो तो ऑब्वियसली आप उस बंदे से अट्रैक्टेड हो। अगर आप किसी से दूर जा रहे हो, यार उसके पास नहीं जाना, छोड़ मैं नहीं जा रहा, उससे दूर ले चल, इसे रिपल्शन बोलते हैं। सो वेन एवर वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ मीन्स दैट अर्थ attracts every object towards itself। attracts के स्पेलिंग में मैक्सिमम टाइम गलत लिख देता हूं, एक बार चेक कर लेना, मेरे से कहीं गलती हो जाती है, ये थोड़ा सा है। तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, ये हमें लगने लगा। बट न्यूटन भाई साहब ऐसा नहीं सोचते थे। न्यूटन भाई साहब की सोच थोड़ी अलग थी, वो यहां पर कंफ्यूज थे, वो कुछ और बोल रहे थे। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला दैट अर्थ एंड अदर planets, Earth and other planets also revolve around sun। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर आप किसी के चारों तरफ घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप चारों तरफ किसी के घूम रहे हो। तो ऐसे ही उसमें ही एग्जांपल दे दिया, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। तो ये बहुत डिटेल बात है। अभी तक सब कंफ्यूज थे, यार हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं। हर चीज अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और सन जो है, वो जो मून है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस अट्रैक्शन ऑल अबाउट, ये क्या है। इसी को लेकर न्यूटन साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बनाया अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जरा ये समझने से पहले आपको एक बात बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की तरह नहीं है, इस लॉ में थोड़ी जान लगेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कराने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपका एक रिश्तेदार की डेथ हो गई तो यू आर सैड। उस रिश्तेदार ने जायदाद छोड़ दी, बहुत अच्छी अमाउंट पैसा छोड़ गया, यू आर हैप्पी। उसने अपनी जायदाद में से आपको हिस्सा दिया, यू आर और हैप्पी। वो बॉम्बे रहता है, बॉम्बे को आजकल मुंबई बोलते हैं, आमची मुंबई, मुंबई रहता है, और हमें जायदाद लेने के लिए वहां बुलाया गया। हमारा खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं। मगर जब हम गए तो पता चला उसने हमें अपनी जायदाद का 1,00,000वां हिस्सा दिया, 1,00,000वां पार्ट दिया। अब सपोज कर लो, अगर उसकी जायदाद 1 करोड़ भी थी, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अगर 1 करोड़ भी उसके पास जाए, सपोज 4 करोड़ भी थे उसके पास, चलो 90 करोड़ थे उसके पास, उसका उसने आपको 1,00,000वां हिस्सा दिया। तो ये 5 जीरो से 3 3 ये कट जाएगा, थोड़ा फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। तो 9 लाख का, 9 करोड़ का 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिया, तो उसने 900 रुपए दिए। अब उस रिश्तेदार से मिलने के लिए क्या आप 900 रुपए लेने जाओगे? तो तुम कहोगे 900 रुपए मैं नहीं ले रहा, ऐसा करो ये वाली जायदाद जो है ये आप किसी को चैरिटी में दे दो।
बट सुनने में तो ये बात थी ना, जायदाद मिली, एक रिश्तेदार की डेथ हुई, उसने जायदाद में आपको हिस्सा दिया, बट अल्टीमेटली वो हिस्सा ना के बराबर था। तो दुनिया में कई ऐसी फोर्सेस होती हैं, देयर आर मेनी फोर्सेस विच आर वेरी वीक। विच आर क्या बेटा? वीक नहीं है, वेरी वीक है। वो दे एग्जिस्ट इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन नेचर बट आर नॉट फेल्ट। होती हैं बट उन फोर्सेस को फील नहीं किया जाता। ये बात याद रख लेना, ऐसी कई फोर्सेस होती हैं। इसी के ऊपर आधारित है, ध्यान से देख लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि हाथ के हाथ हम इस चीज को समझते जाएं। पिछले चैप्टर में हमने एक वर्ड सीखा था, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल वर्ड समझ लिया? वो दो लोग जिनका एक दूसरे से लेना देना होता है उसे प्रपोर्शनल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शनल। अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता हो तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रपोर्शनल, और एक के बढ़ने से दूसरा कम होता हो तो दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर क्लास को ये चीज याद है तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल्ले बल्ले, और एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल्ले थल्ले। और जहां पर एक चीज का दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं होता, नॉट प्रोपोर्शनल, वी आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अमेरिका में बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सीबीएसई के बच्चे में कहां क्या पढ़ रहे हैं उससे मेरा लेना देना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहती है कि सपोज देयर इज अ बॉडी, देयर आर टू बॉडीज। ये बॉडी है जिसका मास है m1, और ये बॉडी है जिसका मास है m2, और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। आप पहले m1 लिखो, m2 लिखो और R लिखो। जितना मैंने लिखवाया पहले इतना लिखो, मुझे कृपया करके पॉज कीजिए। तो न्यूटन साहब ने कहा लेट दुनिया में कोई भी दो बॉडीज हैं, m1 क्या है भाई साहब? m1 इज मास ऑफ वन बॉडी। ध्यान से समझना, फोकस, मास ऑफ second body, and R is the distance between their centers। तो न्यूटन साहब ने ये बोला कि ये नहीं है कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है और सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, नहीं। दुनिया में कोई भी दो बॉडीज ले लो, दुनिया में कोई भी दो बॉडीज ले लो, सपोज कर लो मैं और सामने वाला कैमरा, ये दो बॉडीज हो गई। मैं एक बॉडी, कैमरा दूसरी वाली बॉडी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं और इस बोतल का ढक्कन, मैं और इस बोतल का ढक्कन, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दुनिया में आपके कमरे में कुछ भी लगा लो, आपके कमरे का पंखा और आपकी चप्पलें, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। मतलब उन्होंने क्या बोला, न्यूटन साहब ने क्या बोला अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्यों? क्योंकि अर्थ पर नहीं, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में ये लॉ फॉलो होता है दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स के स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, पीछे गलत लिखे थे, अट्रैक्ट्स every other body with a, जय माता दी, with a force। ये बात याद रख लेना, force which is directly proportional, which is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, to the product of their masses means F is directly proportional to m1 into m2। m1 into m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के। कि अगर मैं 100 किलो का हूं और मैं किसी 20 किलो के इंसान को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस फोर्स के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड
इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरी चीज कम होगी। यहां पर इनवर्सली वाला रिलेशन आ रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ distances between their centers, squares of distances between their centers. F is proportional to 1 upon r square। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स बढ़ेगी। न्यूटन से अलग हटके एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिसके हम पास होते हैं ऑब्वियसली हम उससे ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और जिससे हम दूर होते जाते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इमोशनली बात कर रहा हूं ये, बट वो उन्होंने फिजिकली बात करी थी। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान देगी क्लास, क्लास बोलेगी F is proportional to m1 m2 upon r square। F is proportional to m1 m2 upon r square। सर F is equals to बताओ, तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली m1 m2 upon r square आ जाएगा। जब भी इसका निशान हटके, प्रोपोर्शनल का निशान हटके इक्वालिटी का निशान आता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपिटल जी। इस कैपिटल को बोलते हैं, कैपिटल जी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब F इज इक्वल्स टू जी। अब क्लास बोलेगी m1 m2 अपॉन r square। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। इसको ध्यान से देख लो, वेयर g इज अ कांस्टेंट, g इज अ कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतने में एक बच्चे ने बोला सर इस g को इधर ही रखो तो क्या होगा। मैंने कहा तो क्या होगा, बच्चे ने बोला F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बच्चे ने कहा ओके, हम निकालने वाले हैं SI यूनिट ऑफ G। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ G। कॉन्स्टेंट्स की भी कई बार यूनिट होती है। तो बच्चा बोलेगा सर पिछले चैप्टर में पढ़ा था फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R है रेडियस, रेडियस है एक तरीके का डिस्टेंस, मीटर का होल स्क्वायर अपॉन m1 इज केजी, m2 इज केजी। तो सर दुनिया की सबसे गंदी यूनिट, 9th क्लास के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल यूनिट जो है वो ये है। ये याद रख लेना, पूछी भी जाएगी, आनी भी चाहिए, ये याद रख लेना। तो बच्चा बोलेगा SI यूनिट ऑफ G जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बच्चा बोलेगा ओके, आपने बोला G इज अ कांस्टेंट, हर कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। अगर आपको याद हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, F इज इक्वल्स टू K इंटू ma, तो आपने K की वैल्यू 1 ले ली थी और यहां डाली थी, तो F का फॉर्मूला आ गया था m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला आ गया था m इंटू ए। यहां पर आपने हमें वैल्यू ऑफ G नहीं कराई सर, तो मैं आराम से बोलूंगा वैल्यू ऑफ G को दिल से देखना। वैल्यू ऑफ G इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगले पेज पर इस वैल्यू का प्रॉपर पोस्टमार्टम करेंगे, प्रॉपर पोस्टमार्टम करेंगे आराम से,
कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने बुक की वैल्यू बिल्कुल है, कुछ बुक्स में 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन वैल्यूज को लिख लो, कहीं दिक्कत हो रिवाइंड कर लो। ऑनलाइन क्लास का देखो फायदा क्या है, नोट्स आपके सामने है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। आई प्रॉमिस अगर कोई बच्चा इन लेक्चर्स को 3-3 बार देख ले तो वो वर्ड टू वर्ड हनी सिंह का गाना भूल सकते हो, मेरा लेक्चर नहीं भूल सकते अगर आपने वो लेक्चर 3 बार देखा है तो। दिस इज अ रियलिटी, बस थोड़ा सा फॉलो करने की जरूरत है बेटा। टाइम इज चेंजिंग, पहले स्विगी जोमेटो को लेकर लोग श्योर नहीं थे, अब स्विगी जोमेटो इतना है कि जहां मम्मी पापा से लड़ाई हुई मिनट में हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करा और पीछे वाले दरवाजे से खिड़की से वो रस्सी डाली और पेट भर लिया। दिस इज व्हाट रियल लाइफ इज ऑल अबाउट। अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो बच्चा बोलेगा यहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या थी सर, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू से पंगे लेते हैं तो 6.67 अपॉन 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो पावर -11 है वो नीचे आके +11 होगी। बच्चे ने बोला 6.67 अपॉन सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सर वैल्यू क्या हो गई 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11 667 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ्स पढ़ो ध्यान से, ये वैल्यू कम है क्या? ये वैल्यू कम नहीं है, ये वैल्यू बहुत कम है। दिस वैल्यू इज नॉट लेस, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। भगवान ये वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई होगी उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देगी। सपोज इस वैल्यू को अगर आप 2 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नहीं बचेगा, 2 से भी कम आंसर आएगा। तो दिस वैल्यू ऑफ जी इज वेरी वेरी लेस। तो न्यूटन साहब ने बोला क्या था? न्यूटन साहब ने बोला कि दुनिया में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो एक बच्चे ने बोला क्या मैं अपनी पेंसिल को अट्रैक्ट करता हूं? क्या मैं अपने पेन को अट्रैक्ट करता हूं? क्या मैं अपने मेरे बाल मेरे जो सामने पेन पड़ा हुआ है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो न्यूटन भाई साहब ने कहा हाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा हाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने बोला व्हाई डोंट वी फील द यूनिवर्सल, इसके आगे अगर हम ध्यान से देखें, मेरा पेन कहा गया, व्हाई डोंट वी फील द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। एक बच्चे ने साफ सवाल पूछा न्यूटन जी से, न्यूटन जी उसके सपने में आए भी कि भाई साहब अगर मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो पेन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं चिपक रहा है मेरे साथ, व्हाई इट इज नॉट स्टिकिंग टू मी। तो न्यूटन जी ने कहा अभी बताता हूं, आप एक सेकंड देखिए। मानो लेट अपनी मर्जी से सपने में आए हुए हैं, सपने में जो हो रहा है वो सब अपनी तरफ से होता है। न्यूटन जी ने कहा आपका मास ले लेते हैं 100 kg, एक दूसरे वाली चीज का मास ले लेते हैं 1 kg अगर साथ हो तो न्यूटन जी ने कहा मानो आपका मास ले लिया 100 kg, एक दूसरी बॉडी का मास ले लिया 1 kg। बच्चे ने कहा और कम ले लो ना सर, 0.1 kg ले लिया आराम से, क्योंकि पेन का मास इतना होता है। माना तुम दोनों में डिस्टेंस है 1 मीटर का, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो न्यूटन जी के हिसाब से एफ का फॉर्मूला क्या था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g इंटू m1 इज 100 इंटू m2 इज 0.1 अपॉन आर स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। तो g इंटू ये डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा, 10 से एक 0 हट जाएगा, g इंटू 10 बचेगा। g जो है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। वैसे यहां तक जब तक था तो लग रहा था कि कुछ आएगा 10 इंटू जी, बट जैसे ही जी आया उसने पूरी की पूरी वैल्यू को भस्म कर दिया और बहुत स्मॉल कर दिया। कितना स्मॉल कर दिया? बच्चा बोलेगा 6.67 अपॉन
10 की पावर 10 6.67 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 0.123456 7 8 9 667 न्यूटन। तो रियल लाइफ में अगर कोई पूछे why we do not experience the universal force of attraction in our day to day life, तो आप प्लीज दिल से ही आंसर लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप इस आंसर को? ड्यू टू एक्सट्रीमली small value of g, we do not experience Newton's force of attraction between two bodies। तो बच्चा बोलेगा जिस फोर्स को फील ही नहीं कर सकते उस फोर्स के ऊपर आपने हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया क्या सर? एप्लीकेशन ऑफ, अगर ढंग से देखो तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ तो सही कहीं पर है भी या नहीं, और अगर है ही नहीं तो बिना बात के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फील करने के लिए क्या चाहिए? मैं उसकी एप्लीकेशन कराने से पहले F इज इक्वल्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के केस में या तो m1 शुड बी वेरी वेरी लार्ज, एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। कितना? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, जो ये मास ऑफ प्लैनेट्स, मास ऑफ सन है, इतना हो। या फिर क्या हो? या फिर मास ऑफ बोथ बॉडीज मस्ट बी वेरी लार्ज। इस केस में बात करें तो हम बोलेंगे अस एंड अर्थ का मास इज लार्ज, वेरी लार्ज, हमारा मास इज स्मॉल। यहां पर इस केस में बात करेंगे अर्थ एंड सन, दोनों बॉडीज का मास बहुत ज्यादा है। मून एंड सन, या तो दोनों बॉडीज का मास बहुत ज्यादा हो, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, मून सन के चारों मून सन के चारों तरफ भी चक्कर काटता है वाया अर्थ, तो मून एंड, फिलहाल आप क्या लिख लो, अर्थ। या फिर तीसरा केस बताओ सर, या फिर आर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। आर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल मतलब फॉर एग्जांपल ये जो एटम्स की न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, वो डिस्टेंस इतना कम होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर 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 काट रहा होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा कहेगा नहीं समझ आया, मैंने कहा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि उन्होंने बोला है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg। बॉल का मास कुछ भी नहीं है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर्स, और मेरे बच्चे जी की वैल्यू दे रखी है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, सो दिस इज अर्थ, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी है जिसका मास है 1 kg, m1 ले लो, ये m2 ले लो, और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर्स। कहीं एक बच्चा ना रो रहा था इसको देख के, मैंने कहा क्यों रो रहा है? बच्चे ने कहा सर किलोमीटर्स में है ये, तो मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं है, 6.4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 कर दे तो ये हो 10 की पावर, हाँ 3 कर दो
किलोमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स हो जाएगा रेडियस। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। Gm1m2 अपॉन मेरे बच्चे आर स्क्वायर, अगर 7 हो तो हमने Gm1 की वैल्यू आई बचे 1 kg इंटू M2 की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 24। कुछ बच्चों को चक्कर आ रहे होंगे कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। 6.4 इंटू 6.4 रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चे, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अभी G जिंदा है, G की वैल्यू लास्ट में डालेंगे, G इंटू 1 हटा दो, 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 12 आ जाएगा। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स में अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ये 12 प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, डेसिमल हटेगा, ऊपर एक 10 आ जाएगा, डेसिमल हटेगा, ऊपर एक 10 आएगा। ये कैलकुलेशंस आपको करनी है। अब G की वैल्यू डालते हैं, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, ये 24 है, ये 24, ये 1 और ये 1, +1 और ये +12 ऊपर आके क्या हो जाएगा -12 होल अपॉन 64 इंटू 64। यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, ये 10 से एक 1 कट जाएगा। कैलकुलेशन को देख के घबराना नहीं, कैलकुलेशन ऐसी ही है भाई, ये याद रख लेना। तो 67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, अगर देखो तो 24 में से 12 गया 12 प्लस 1 13 और ये -11 है, -11 अपॉन 64 इंटू 64, तो बच्चा बोलेगा 67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100 अपॉन 64 इंटू 64। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी 67 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 64 गिव्स मी 9.8 न्यूटन्स। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले जो फोर्स आ रही थी वो ना के बराबर थी, बट 9.8 न्यूटन तगड़ी फोर्स होती है, इतनी कम फोर्स नहीं होती कि हम इसे ना मेजर कर सकें। तो मैंने आपको बताया है कि इस फोर्स को मेजर करने के लिए या तो एक बॉडी का मास ज्यादा हो, या दोनों बॉडीज का मास ज्यादा हो, या रेडियस बहुत कम हो। रेडियस इतना कम हो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, तो हमने कहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो बच्चे ने बोला F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे मान लो इक्वेशन 1। मैंने कहा व्हाट हैपन्स व्हेन masses of both bodies are doubled। What happens when masses of both bodies are doubled? अगर दोनों बॉडी का मास डबल कर दूं तो क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। हम बोलेंगे लेट F becomes F डैश। फोर्स तो चेंज होगी ना, कितनी चेंज होगी हमें नहीं पता। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन M1 becomes 2m1, M2 becomes 2m2, तो F डैश बराबर हो जाएगा G इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ये कोई साधारण बंदा नहीं है। Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कोई साधारण बंदा नहीं है। Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ये F डैश बराबर 4 इंटू एफ, बिकॉज Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर था F। अब ये जो F डैश है ये है हमारी न्यू फोर्स विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स दी
original force, which is equals to 4 times the original force. This is how Newton's law of universal law of gravitation हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत छोटी सी बात थी, बट इस लेक्चर को एक बार मत देखना, इस लेक्चर को 2 बार देखना, तब जाके चैप्टर में कंफर्टेबल फील करोगे। मैंने आपको बोला what happens to the Newton's law of gravitation when masses of both bodies are tripled. Second, when distance between two bodies is halved. ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आपका लेक्चर ये एक सुपर लेक्चर हो जाए और आपके काम आए। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।